सो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला पर। आप सभी कैसे हैं गाइस? तो आप सभी बहुत अच्छे हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसा मानती हूँ, ऐसा होप करती हूँ कि आप सभी बहुत मजे से हैं, बहुत अच्छे से हैं। अपनी पढ़ाई एकदम कंटिन्यू आप रखे हुए हैं और आपको पता है कि इस बार आप 2020-21 का एग्जाम क्रैक करने वाले हैं, एसएससी सीजीएल का और सीएचएसएल का। ठीक है, ये पूरा फुल कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है तो आपके अंदर भी है और ये मुझे पता है, आई कैन फील। सो आज का डे 27 हम करने वाले हैं। तो जी अभी डे 27 है, इसका मतलब डे 26 तक के जितने भी वीडियोस हैं और इसको इंक्लूडेड डे 27 का इंक्लूडेड आप सभी को सॉल्व करना है, आप सभी को देखना है। ठीक है, और शेयर करना है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस इतना मैं आपसे चाहती हूँ। बाकी मैं आप सबके लिए बहुत मेहनत करने वाली हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आपको mobilepathshala.com, जो कि आपको डिटेल्स मिल जाते हैं वीडियो के नीचे। सो वो सारे डिटेल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो डिटेल्स होते हैं? आपके कोर्सेज के लिए होते हैं कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो या करने वाले हो या मेंस की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल के लिए या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप हमारे यहाँ से कोर्सेज, यानी कि जो हमारी वेबसाइट है जिसका नाम क्या है, मोबाइल पाठशाला है, तो आप वहां से कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको घिसना नहीं पड़ेगा। एक ही चैप्टर पे 10 दिन 15 दिन आपको क्लासेस में बैठ के सारे बच्चों के सामने घिसना नहीं पड़ेगा। सारे मटेरियल्स आपके पास में है, सो यू कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू योर वे। आपको अपने तरीके से आप यूज कर सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट वे फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। आप इसको यूज करिए और सफलता हासिल करिए, सक्सेस होइए, बस हम यही चाहते हैं। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो, पहला क्वेश्चन आज का हमारा है एरर डिटेक्शन का गाइस, और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हमारे 2 एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम में बनते हैं और टोटल डिपेंड होते हैं किस पे? ग्रामर के रूल्स पे, जो आपने पूरे साल अभी अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, सो ग्रामर के रूल्स पे डिपेंड होते हैं। क्या खास बात इसमें ध्यान देनी होती है? इसमें ध्यान देना होता है अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का जो काम करता है वो होता है हमारा नाउन और प्रोनाउन, और इनके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करते हो। तो जो वर्ब होना चाहिए वो टेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बस इतनी बात का खास ख्याल रखना आप इसमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में। ठीक है, जो भी आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हो वो आपकी नाउन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी नाउन आपका काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो एडजेक्टिव भी उसी के अकॉर्डिंग, मच मोर, मैनी, उसी के अकॉर्डिंग लगाओगे। ठीक है, और आर्टिकल्स जो है आपका ए एंड द, ये भी आपका जो है नाउन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो ये बात खास ख्याल रखना कि हम ये जो अपने 2-3 टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये आप इनको कैसे, इसको सेंटेंस में कैसे यूज किए गए हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में स्पेसिफिकली। जो आपका एडवर्ब है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? वो किसी नाउन और प्रोनाउन को तो नहीं क्वालिफाई कर रहा, क्योंकि आपको पता है जो एडवर्ब है वो आपको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। तो इन बातों का खास ख्याल रखेंगे, यानी जो एडवर्ब है इसको जरूर नोटिस करेंगे आप। तो ये जो टॉपिक्स है गाइस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट डाउन करिए सारे टॉपिक्स को। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द लेडी वाज नॉक्ड डाउन बाय स्पीडिंग कार अपॉन क्रॉसिंग द रोड। अब आपको समझना है यहाँ पर कि जब 2 एक्शन एक ही साथ में होता है, जब 2 एक्शन एक ही टाइम में एक ही साथ में होता है, तो भैया वहां पर हम वाइल का यूज करते हैं, अपॉन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाइल हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं वाइल आई वॉज प्लेइंग अ गिटार माई सिस्टर वॉज डांसिंग, जब मैं गिटार बजा रही थी तो मेरी सिस्टर डांस कर रही थी। एक ही टाइम में अगर 2 एक्शन एक ही साथ में होता है तो वहां पर हम वाइल का यूज करते हैं। क्लियर? अपॉन हम यूज करते हैं जब कोई चीज किसी चीज पर बेस्ड होती है, तो हम अपॉन का यूज करते हैं। जैसे द जूरी हैज एग्रीड ऑन अ वर्डिक्ट, जूरी एक निर्णय पर एग्रीड हो गए, तो अपॉन हम तब यूज करेंगे जब कोई चीज किसी चीज पर बेस्ड होगी। बट यहाँ 2 एक्शन एक साथ में हो रहा है तो वाइल का यूज होगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं। ग्रैंडफादर लेड अ पीसफुल लाइफ आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी। देखो ये लेड है ना, ये सेकेंड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? लीड होता है। सो लीड इज फर्स्ट फॉर्म एंड लेड इज सेकेंड फॉर्म। ग्रैंडफादर ने एक अच्छी लाइफ, लेड अ पीसफुल लाइफ, मतलब ग्रैंडफादर ने एक अच्छी जिंदगी, एक बहुत ही शांतिप्रद जिंदगी गुजारी अपने रिटायरमेंट के बाद से। अपने रिटायरमेंट के, आर्मी के रिटायरमेंट के बाद से उन्होंने बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेड है तो यहाँ पर जो है उसके बाद से लेड है। पीसफुल, पीसफुल यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। लाइफ यहाँ पर नाउन है। आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी, अपने रिटायरमेंट आर्मी के बाद। आफ्टर यहाँ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पर आपका रिटायरमेंट नाउन आ गया है। रिटायरमेंट यहाँ नाउन आ गया है, ओहो नाउन आ गया है।
फ्रॉम द आर्मी, यहाँ फ्रॉम एक प्रपोजिशन है और इसके बाद नाउन आ गया। कोई दिक्कत की बात है, सेंटेंस में क्या है, नो एरर है, ठीक है। तो ये बात खास कर रखेंगे, अगर यहाँ कहीं आपका इज एम आर आ जाता वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात, तो दिक्कत होती हमें दिक्कत होती, बट यहाँ अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम पास्ट में ही चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। सिंस माई फादर वॉज एन, फिलर का क्वेश्चन आ गया है। फिलर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2 बनेंगे, ठीक है। तो फिलर में क्या क्या खास बातें, वही चीजें आपको जो मैंने अभी बताया, उन बातों का खास ख्याल रखने के साथ साथ आप देखेंगे प्रेपोजिशंस देख लेंगे, प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग यूज हुआ है कि नहीं, यानी कि जो वर्ब फिल करेंगे या जो भी नाउन फिल करेंगे, है ना, उसके बाद ये वाला प्रेपोजिशन आता है या नहीं आता है, तो ये चीजें खास ख्याल रखेंगे। एडजेक्टिव सही है कि नहीं सही है, यानी कि कंप्लीट इम्प्रूव अपना जो है ग्रामर पर ही बेस्ड आपका फिलर रहेगा, तो ये भी आप ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है, वही ग्रामर के रूल्स पर ही। और थोड़ा वोकैबुलरी अपनी जल्दी अच्छी कर लेंगे। वोकैबुलरी के लिए गाइस 2 वीडियोस हैं, बहुत अमेजिंग, बहुत फैंटास्टिक वीडियोस हैं, सो आपके एग्जाम के लिए पूरी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगी। दोनों वीडियो को देखेंगे। 2 हमारी वीडियोस हैं केवल वोकैबुलरी पे और 2 वीडियोस हमारे सब्स्टिट्यूशन पे, 1 वर्ड पे है। सो अभी आप दोनों वीडियोस को अगर देख लिए, मतलब चारों वीडियोस को देख लिए, तो गाइस अमेजिंग होने वाला है आपके लिए, अमेजिंग होने वाला है, ठीक है। सो ये बातों का खास ख्याल रखेंगे, दोनों चारों वीडियो आप देख लेंगे उसको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, सिंस माय फादर वाज एन डैश फ्रॉम इंडिया, ही ब्रॉट हिज इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन टू द यूनाइटेड स्टेट विद हिम, ठीक है। ही ब्रॉट मतलब यद्यपि जो हमारे पिताजी थे, वाज एन, वो थे, क्या थे, वो डैश थे, फ्रॉम इंडिया, उन्होंने फ्रॉम इंडिया, he brought his Indian culture, उन्होंने अपनी इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को यूनाइटेड स्टेट तक फॉलो किया, वो लेकर के आए। ब्रॉड का मतलब होता है लेकर के आना, जो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है। ब्रॉड हिज इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन टू द यूनाइटेड स्टेट विद हिम, वो लेकर के आए इंडियन कल्चर को और ट्रेडिशन को यूनाइटेड स्टेट तक लेकर के आए, ठीक है। अब यहाँ क्या होना चाहिए, देखो ऑप्शन हमारा एमिग्रांट है, इमिग्रांट है, नेटिव है और सिटीजन है। एमिग्रांट और इमिग्रांट में क्या फर्क होता है? एमिग्रांट का मतलब होता है उत्प्रवासी, जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब होता है जब आपके देश से कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के बस आता है तो उसको बोलते हैं एमिग्रांट, और जब आपके देश से आप दूसरे देश से कोई आपके देश में आकर के बस आता है तो उसको बोलते हैं इमिग्रांट, ठीक है। तो ये बातों का खास ख्याल रखेंगे, जैसे मैं बता देती हूँ आपको ठीक से। इसको बोलते हैं उत्प्रवासी, और जब आपके देश से कोई व्यक्ति जाकर के दूसरे देश में बस जाए तो वो एमिग्रांट होता है, ठीक है। और आपके देश में कोई दूसरे देश का व्यक्ति आकर के बस जाए तो उसको बोलते हैं इमिग्रांट, यानी इसका मतलब हिंदी में होगा प्रवासी, ठीक है। और नेटिव का मतलब होता है अपने ही देश का, सिटीजन मतलब होता है नागरिक। जो कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इमिग्रांट होना चाहिए, क्योंकि उसके पिता कहाँ के रहने वाले थे, यूनाइटेड स्टेट के रहने वाले थे। जब वो इंडिया में आकर के बस गए तो इंडिया से जाने के बाद से वो इंडियन कल्चर्स को भी उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट तक वो लेकर के आए, यानी कि इंडियन कल्चर्स को भी उन्होंने फॉलो किया जब वो यूनाइटेड स्टेट में रहने के लिए आ गए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इमिग्रांट हो जाएगा। दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति आपके देश में जब बस आता है तो उसको बोलते हैं हम इमिग्रांट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। एट नाइट, रात के समय, द वाइंडिंग रोड का मतलब होता है घुमावदार सड़क, वाइंडिंग का मतलब होता है घुमावदार सड़क, ठीक है। रात्रि के समय जो घुमावदार रोडें थी, कैन मेक ड्राइविंग अप द माउंटेन आ डैश जर्नी, वो घुमावदार रोड से ड्राइविंग माउंटेन पर ड्राइविंग करना डैश आ जर्नी, कैसा जर्नी रहा। अब यहाँ पर समझ सकते हो, अगर वाइंडिंग रोड है, अगर घुमावदार रोड है, इट मीन्स कि थोड़ा डिफिकल्टी रहा होगा। सो मीन्स जो भी हमारा यहाँ पर हमारा आने वाला जो वर्ड है, इट हैज ऑल्सो अ सेंस ऑफ डिफिकल्टी। तो अब देख लेते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। केयर फ्री का मतलब होता है बेपरवाह, कोई परवाह नहीं, तो भाई केयर फ्री नहीं हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। बीसली का मतलब क्या होता है, बीसली का मतलब होता है क्रूआलिटी, यानी क्रूरतापूर्ण, क्रूआलिटी मतलब क्रूरतापूर्ण, ठीक है। तो ये भी नहीं होने वाला है। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है घिनौना, ठीक है। और ट्रीचरस का मतलब होता है डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट। क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा गाइस? तो यहाँ पर वाइंडिंग रोड जो माउंटेन की थी उस पर ड्राइविंग करना क्या रहा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा, ठीक है। बहुत ज्यादा कैसा रहा, डिफिकल्ट रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाना है आपका
डी ऑप्शन, ठीक है। ओके गाइस, तो स्ट्यूपर का सिनोनिम बताना है। स्ट्यूपर का मतलब होता है अनकॉन्शियस, बिल्कुल अचेत, किसी बात का सुध ना होना। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सचेत, आप बिल्कुल हर चीज को लेकर के जानकारी हो। लाइवलीनेस का मतलब होता है जिंदा दिल। और सेंसिबिलिटी का मतलब होता है क्या? सेंसिबिलिटी का मतलब होता है समझदारी, ठीक है। अब यहाँ स्लम्बर एक आपका यहाँ पर सिनोनिम मिल जाता है, जिसका मतलब होता है अचेत यानी नींद में होना। स्लम्बर का मतलब क्या होता है? नींद, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्लम्बर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। सबटल का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ज्यादा सूक्ष्म, बहुत ही ऐसी चीज जिसको इग्नोर किया जा सके, बहुत छोटी बात। सबटल, सबटल मतलब होता है बहुत छोटी बात, ठीक है। हार्श का मतलब होता है रूखा। ओपन का मतलब होता है खुला हुआ। इग्नोरेंट का मतलब होता है इलिजिबल यानी कि अनपढ़। और अंडरस्टेटेड का मतलब होता है किसी चीज को बहुत छोटा कर देना। अंडरस्टेटेड का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा छोटा कर देना। आंसर क्या हो जाएगा? अंडरस्टेटेड हो जाएगा। हमें क्या बताना था? हमें सिनोनिम बताना था इसका, ठीक है। अंडरस्टेटेड हो जाएगा। सबटेल का मतलब होता है बहुत ज्यादा सूक्ष्म, बहुत छोटा। सो हार्श मतलब होता है कड़ा, ओपन, खुला। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनपढ़। और अंडरस्टेटेड का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा छोटा कर देना। नेक्स्ट आ जाते हैं। सलेन का मतलब होता है बहुत मायूस, सल्की, मोरोस, ठीक है। ग्लम का भी मतलब होता है सैड। साइलेंट का मतलब होता है चुप होना। क्रैबी का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या? सैड होना। एग्रीएबल का मतलब होता है सहमत होना। एग्रीएबल का मतलब क्या होता है? सहमत होना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर एंटोनिम पूछा है ना, तो आपका एग्रीएबल आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। समन का मतलब होता है किसी को बुलाना, इनवाइट करना। इसका भी एंटोनिम ही बताना है आपको, ठीक है। समन का मतलब होता है जैसे कानूनी तरीके से अगर लीगली आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो दैट इज समन, किसी को समन करना, ठीक है। सो यहाँ देखो डिसमिस रखा है मतलब निकालना। ड्राफ्ट करना, बनाना। इनवाइट करना, किसी को बुलाना, तो ये भी आपका समन का। और मोबिलाइज करना मतलब क्या होता है? मोबिलाइज का मतलब होता है किसी को एक जगह पर किसी विशेष कार्य के लिए एकत्रित करना, कलेक्ट करना। किसी व्यक्ति को विशेष कार्य के लिए, लोगों के समूह को विशेष कार्य के लिए जब एक जगह पर आप कलेक्ट करने की कोशिश करते हो तो उसको बोलते हैं मोबिलाइज करना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डिसमिस हो जाएगा। डिसमिस का मतलब होता है निकालना और समन का मतलब होता है बुलाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनिम में आपका डिसमिस हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। अब आपका ईडीएम भी आ गया है, तो ईडीएम में बहुत अच्छे से आप 4 नंबर स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 ईडीएम पूछे जाएंगे और आपके हर ईडीएम में बस आपको एक ही टेक्निक फॉलो करनी है, रीड बिटवीन द लाइंस, यानी कि बातों का मतलब समझना है। अरे वही नहीं कि ट्रांसलेट करके आप समझ गए, नहीं, उनके अंदर की बात को समझना है, ठीक है। सो जैसे अभी यहाँ दिया हुआ एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होता है विदाउट एनी हेसिटेशन एंड इंस्टेंटली। मतलब आपको किसी बात का भय नहीं है, बिल्कुल आप हेसिटेट नहीं होते किसी चीज को देख करके, आप मतलब इंस्टेंटली हर डिसीजन ले लेते हैं, हर डिसीजन ले लेते हैं। सो जस्ट अ ड्रॉप फॉर यू, मतलब आपके लिए ड्रॉप क्या है? ड्रॉप मतलब कुछ है ही नहीं। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होता है विदाउट एनी हेसिटेशन एंड इंस्टेंटली, कोई बात आप तुरंत कर दे रहे हो तो उसको बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। आंसर पहला आपका यहाँ पर आंसर बन जाता है, ठीक है। सो अब रिलेट कैसे करके पढ़ सकते हो? रिलेट करना आना भी चाहिए भाई। जैसे मान लिया आपने जो है क्या किया, आपने बारिश के मौसम में, चलो बारिश के मौसम में ना ऐसे थोड़ा सा ड्रिजलिंग हो रहा है, आपने टोपी लगा के आप बाहर निकल गए एंड जस्ट थोड़ा सा ड्रॉप आपके टोपी पर पड़ गया, तो जस्ट अ ड्रॉप मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं, जस्ट अ ड्रॉप, आप फिर से बाहर ही निकल करके आप घूम रहे हैं, तो विदाउट एनी हेसिटेशन डूइंग एनीथिंग जस्ट कॉल द at the drop of a hat. You can relate by this method. So it is not the appropriate way to teach this idiom, but you can relate like this way. Okay. Next आ जाते हैं। Beast, best a dead horse. Best नहीं होगा गाइस, यहाँ beat होगा, ठीक है। Beat a dead horse. अब देखो इसको तो मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर ले जाऊंगी। Beat a dead horse, मान लिया एक घोड़ा है, चलो कोई व्यक्ति है, घोड़ा ही मान लेते, चलो घोड़ा ही मान लेते हैं। मान लिया घोड़ा है, बेचारा मर चुका है घोड़ा, अब उसको मार करके क्या करना है? मान लिया उसने आपको छेड़ा, अब वो मर चुका है इस टाइम में, आपने उसने आपको एक बार छेड़ा था, अभी वो है नहीं, और आप उसको इसी चक्कर में वो मर गए, तब भी आप उसको पीट रहे हो, कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं। वो मर गया, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको पीटो, उसको फेंको, जो मर्जी उसके साथ करो। इट मीन्स कि आप पुरानी बातों पर बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो? घुमा फिरा रहे हो। पुरानी बातें बीत गई, उसका क्या लेने देना आपकी प्रेजेंट से? तो अब यही इसका कुछ मीनिंग ऐसा निकलता है कि जो बातें
बीत गई हैं, उस पर अगर आप उस पर जो है उस पे बात विवाद कर रहे हो तो बेकार की बात है। जैसे कि घोड़े के मर जाने के बाद उसको पीटना बेकार की बात है, वैसे पुरानी बातों पर विवाद करना भी बेकार की बात है। रिलेट कर लिए इसको। तो अभी क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका हो सकता है सो एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्रुएलिटी स्पेशली टू एनिमल्स। नो, क्योंकि वही तो सेम मीनिंग कभी भी ईडीएम में नहीं होता। जो ईडीएम है सेम मीनिंग वो कभी नहीं होने वाला। ठीक है। एक्सप्लॉइट समवन टू द पॉइंट ऑफ किलिंग हिम हर, बिल्कुल नहीं। एक्सप्लॉइट का सेंस यहाँ निकल करके आ रहा है, तो एक्सप्लॉइट नहीं होने वाला है, क्योंकि सेम मीनिंग कभी नहीं होने वाली है। ठीक है। टू यूजलेसली ड्वेल ऑन अ सब्जेक्ट फॉर बियॉन्ड इट्स पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन। जी हाँ, ऐसी चीजों पर बहुत ज्यादा बात पतंगड़ करना, वाद विवाद करना जो चीजें बीत चुकी हैं। ठीक है। सो पॉइंटलेस चीजों पर वाद विवाद करना वो होता है बीट अ डेड हॉर्स की तरह। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। आई गेव। अब आपका ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ये भी 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा। 2 क्वेश्चन पूछेगा। आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन ही की तरह है ये भी। इसमें भी पूरा आपको ग्रामर का रूल ही ग्रामर के रूल से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कभी कभी कॉन्सेप्ट पर आ जाता है, तो वो अगर आपने ग्रामर पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से समझ जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। यानी कि मैं बोलूं 2 क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर यहाँ से भी आप बना सकते हो आराम से। और इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ब्रैकेट कर दिया जाएगा और कहा जाएगा आपसे कि इसको इंप्रूव करिए। तो आपके ऑप्शंस रहेंगे 4 आपके सामने और आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है। अब कह रहे हैं सेंटेंस की आई गेव अप। भाई गेव अप कर दिया, उसने त्याग दिया। ठीक है। गेव अप का मतलब यहाँ देखो, गेव अप हमारा एक फ्रेजल वर्ब होता है। इसका मतलब होता है कोई बुरी हैबिट को त्याग देना, छोड़ देना। और गेविन भी हमारा एक, यानी कि गिविन या गेविन जो भी बोलो आप, गिवन भी हमारा एक फ्रेजल वर्ब होता है। इट मींस कि यहाँ पर हम कोई अच्छी हैबिट त्यागने की बात कर रहे हैं। ठीक है। कोई अच्छी हैबिट त्यागने की बात करते हैं, छोड़ने की बात करते हैं, फॉरसेक करने की बात करते हैं तो गिवन या गिवन का यूज करते हैं। और कोई बुरी हैबिट छोड़ने की बात करते हैं तो वहां पर हम गिव अप का यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है कि आई गेव अप ड्रिंक्स मेनी इयर्स अगो। मैंने छोड़ दिया ड्रिंक करना, बहुत साल पहले मैंने छोड़ दिया। ठीक है। अगो यूज हुआ मतलब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या यहाँ पर ड्रैंक करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको एगो देख के वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ नहीं लगानी है। यहाँ का रूल ये कहता है, यहाँ का रूल ये कहता है कि यहाँ का रूल ये कहता है कि जब भी सेंटेंस में आपका एक फ्रेजल वर्ब आ जाता है, जैसे कि आपका गेव अप आ जाता है, पुट ऑफ आ जाता है। ठीक है। गेव अप आ जाए या पुट ऑफ आ जाए, ये फ्रेजल वर्ब्स के साथ में, इन फ्रेजल वर्ब्स के साथ में वर्ब हमेशा जेरेंड फॉर्म में आती है। वर्ब हमेशा जेरेंड फॉर्म में आती है। जेरेंड मतलब क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो आपका नाउन की तरह फंक्शन करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? जेरेंड बोलते हैं। सो गेव अप के साथ में, पुट ऑफ के साथ में हमेशा जो है जेरेंड फॉर्म यूज किया जाता है। गेव अप के साथ में, पुट ऑफ के साथ में, सेट अबाउट के साथ में हमेशा क्या आता है? एक जेरेंड आता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? ड्रिंकिंग होना चाहिए था, ड्रिंक नहीं होगा। ठीक है। ओ, मैंने टिक कैसे किया? ऐसे वाला। ठीक है। चलो आ जाता है नेक्स्ट पे। राहुल वेंट आउट विदाउट सेइंग गुड बाय। राहुल चला गया। ठीक है। पास्ट में जा रहा है। विदाउट, बिना, सेइंग। अब ये विदाउट क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपने बाद एक क्या लेता है? ऑब्जेक्ट, यानी कि एक नाउन लेता है। और किसी नाउन को, नाउन तो नाउन है, बट अगर किसी वर्ब को नाउन बना रहे हो, किसी वर्ब को अगर नाउन बनाने का काम कर रहे हो तो उसे आईएनजी लगा दो, उसमें आईएनजी लगा दो, वो जेरेंड हो जाएगा और जेरेंड आपका नाउन होता है। तो यहाँ आपका प्रेपोजिशन है, इसके बाद ये हमें एक नाउन चाहिए था तो हमने यहाँ पर सेइंग कर दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेंटेंस हमारा एकदम सही है। ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंटेंस यहाँ पर क्या होगा? नो इंप्रूवमेंट होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना आप समझ लो एक चीज कि जब भी आपने प्रेपोजिशन यूज किया तो प्रेपोजिशन अपने साथ में एक नाउन या प्रोनाउन लेता है। ठीक है। और ये प्रेपोजिशंस के क्या बन जाते हैं? ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो अगर कोई वर्ब इनकी जगह पर आता है तो उसमें हम जब आईएनजी लगा देते हैं तो वो बन जाता है आपका नाउन। कैसे? क्योंकि हर जेरेंड आपका क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है। सो अगर कोई वर्ब आए तो उसमें आईएनजी लगा दो। तो यहाँ से था वर्ब, हमने जब सेइंग कर दिया तो बात एकदम सही हो गई, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। अ पर्सन। अब यहाँ देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया। टोटल 12 नंबर आपके वोकैब से बनने वाले हैं। टोटल 12 नंबर की वैल्यू आप समझते हो? अरे भाई आपको स्कोरिंग पॉइंट वहीं से तो मिल रहा है। और 4 नंबर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ले लो, 4 नंबर आपका एरर डिटेक्शन में ले लो, 4 4 8 ये हो गया आपका। और 12 नंबर वहां से ले लिए, पूरा 20 नंबर यहीं से कवर कर ले जाओगे आप।
ठीक है, तो ध्यान तो बस कुछ करना नहीं है, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से आपको पढ़ना है बस। ठीक है, अब देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, एक नहीं 2 वीडियो बनाई है, इतनी गजब की, इतनी शानदार और इतनी ज्यादा रिलेटेबल आपके एग्जाम से है कि बस आप बस एक बार देख लो उसको तो मजा आ जाए। ठीक है, बस आपको एक बार वीडियो खोल करके देख लेनी है दोनों वीडियो को। बहुत ज्यादा ड्यूरेशन की वीडियो नहीं है, 40-40 मिनट की वीडियो है। ठीक है, जैसे कि आप हनी सिंह का गाना सुन लेते हो, एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो मजा आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, फिर अगर स्कोर ना किए तो फिर बताना, डेटा सारा वापस कर दूंगी। ठीक है, अब देखो, अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से क्या हो जाए, हार्म हो जाए, मतलब कष्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं मेनेस। मेनेस बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से, ऐसी कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई चीज जिसकी वजह से हार्म हो जाए, यानी कि किसी को कष्ट पहुंचे, किसी को पीड़ा पहुंचे, तो उसको बोलते हैं मेनेस। कॉर्डियल का मतलब होता है हार्दिक, फेस्टल का मतलब होता है खुशी, और ब्लाइथ का मतलब क्या होता है, ब्लाइथ का मतलब होता है गाइस दुख। ठीक है, ब्लाइथ का मतलब क्या होता है, नहीं ब्लाइथ का मतलब होता है लाइवलीनेस। ठीक है, लाइवली, ब्लाइथ का मतलब होता है लाइवलीनेस, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, मेनेस हो जाएगा, मेनेस हो जाएगा। ठीक है, मेनेस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हैविंग और इन्वॉल्विंग एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ अवर्जन टू समथिंग, किसी चीज को लेकर के आप में बहुत ज्यादा डर है, किसी चीज को लेकर के, और उससे घृणा भी, आप किसी चीज से लेकर के बहुत ज्यादा घृणा, बहुत ज्यादा डर आपके अंदर किसी चीज को लेकर के है, तो उसको बोलते हैं फोबिक। और फोबिक का मतलब होता है क्या, डर होना। फोबिक का मतलब क्या होता है, डर होना। तो आंसर आपका सी बन जाता है। वेलियंट का मतलब होता है एडवेंचरस यानी कि बहादुर। ठीक है, वेलियंट का मतलब होता है एडवेंचरस यानी बहादुर। और स्टाउट का मतलब होता है गाइस कॉर्पुलेंट यानी कि मोटा। स्टाउट का मतलब होता है कॉर्पुलेंट यानी कि मोटा। ठीक है, और फूल हार्डी का मतलब क्या होता है, फूल हार्डी का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा जोशीला यानी कि जील, बहुत ज्यादा जोशीला, बहुत उत्सुक यानी कि जील। फूल हार्डी का मतलब होता है जील। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, फोबिक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आपको बताना है ब्रीविंग का मतलब क्या होगा। ब्रीविंग, यहाँ पर आपको स्पेलिंग एरर बताना है। स्पेलिंग एरर के 2 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, 4 नंबर वहां से फिक्स कर लो। क्या दिक्कत है, जब वोकैबुलरी पढ़ रहे हो तो ऐसे ही अपना ये जो है अपने वर्ड्स को भी सही कर लो। ठीक है, जब वोकैबुलरी पढ़ रहे हो तो ऐसे वर्ड की स्पेलिंग्स भी एक बार उसको ध्यान दे दिया करो, दिक्कत नहीं होगा वहां पर। ठीक है, तो ब्रेक क्या होगा, स्पेलिंग इसकी क्या होगी करेक्ट, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। ब्रीविंग का देखो पहले तो मतलब होता है शोक, ब्रीविंग का मतलब होता है शोक, और इसकी स्पेलिंग जो होती है गाइस वो होती है आपकी BEREAVING। दिख रहा है सही से। ब्रीविंग का मतलब होता है शोक और इसकी स्पेलिंग होती है, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, डेलिजेंस का मतलब होता है परिश्रमी। डेलिजेंस आपका क्या है, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है परिश्रमी। ठीक है, और डेलिजेंट का मतलब होता है परिश्रम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डेलिजेंस, डिलीजेंस, डेलिजेंस, कौन सा आपका सही होगा बताएं। बी इसमें आपका सही है। ठीक है, बी इसमें आपका सही है, ये स्पेलिंग इसकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, आई हैव टेकन आउट माई, पाराजंबल का क्वेश्चन आ गया है। पाराजंबल के भी 2 क्वेश्चंस आएंगे, कुछ बड़े हो जाते कभी कभी, कुछ छोटे हो जाते। क्या करना है, सीक्वेंस में ले जाना है सारे क्वेश्चंस को, एक बार सारे क्वेश्चंस को सीक्वेंस में लेकर के जाना है, सारे सेंटेंसेस को सीक्वेंस में लेकर के जाना है। कह रहा है आई हैव टेकन आउट, ये आपका पहला सेंटेंस हो गया, इसी से रिलेट करके आपको XYZ को मैनेज करना है। ठीक है, आई हैव टेकन आउट माई व्हाट, आई हैव टेकन आउट माई एंड लिसन नहीं होगा, तो यानी कि ईयर से बन रहा है आई हैव टेकन आउट माई ईयरबड्स, सो आई कैन, यानी कि पहले तो वाई हो जाएगा, फिर कह रहा है सो आई कैन, एंड तो होगा नहीं कैन के बाद, है ना, कैन के बाद तो एंड होगा नहीं, किसको भाई एंड कनेक्ट करेगा, यानी कि कैन के बाद आपका लिसन का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाना है, जेड हो जाना है, उसके बाद आपका एक्स आ जाएगा। कहाँ ये है, जेड वाई जेड एक्स कहाँ है, वाई जेड एक्स आपका बी में है। एक बार पढ़ लेते हैं, I have taken out my earbud so I can listen for announcements and stepwise and vigilant, ताकि मैं अनाउंसमेंट को सुन सकूं और ध्यान से उन चीजों को समझ सकूं। ठीक है, तो YZX आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है, इन द नॉर्थ ईस्ट द सन, नॉर्थ ईस्ट एरिया में क्या होता है, सन राइजेस होगा ना, नॉर्थ ईस्ट नहीं नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी मैंने भी इसको तरीके से नहीं पढ़ा। इन द नॉर्थ ईस्ट द सन राइजेस एज अर्ली एज 4 इन द, ठीक है, राइजेस हो जाएगा यहाँ पर, राइजेस
In the northeast the sun rises as early as 4 in the morning. अब अर्ली में, अर्ली के बाद मॉर्निंग ही तो आएगा, तो यहाँ पर जेड और वाई का पेयर बन रहा है, देन उसके बाद एक्स का पेयर बन रहा है. कहाँ है ये? जेड वाई एक्स आपका सी ऑप्शन में है. ठीक है, करेक्ट इतनी बात. तो जेड वाई एक्स का पेयर बन रहा है. एक बार फिर से बोल लेता सारा. इन द नॉर्थ ईस्ट द सन राइजेस एज अर्ली एज 4 in the morning and in winter it sets by 4 in the evening. ठीक है, सो इवनिंग है, यहाँ पे देखिए गलत तरीके से लिखा है, इवनिंग हो जाएगा आपका ENING. ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट. ये हमारा गाइस है वॉइस का क्वेश्चन. तो वॉइस के एक क्वेश्चन और नरेशन के एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे. ठीक है, सो वॉइस नरेशन बहुत इजी टॉपिक होता है अगर आपका एक कॉन्सेप्ट तैयार है, मतलब जैसे बहुत एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, अलग अलग से इसके कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होते हैं. तो अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बड़ी अच्छी स्पीड हो जाती है. तो एग्जाम में जाने से पहले इन्हीं क्वेश्चंस को अगर कर लेते हो ना, तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा आपका. ठीक है, सो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन कह रहे थे मजेस्टिक एशियाटिक लायंस रोम द सैंक्चुरी. द मजेस्टिक एशियाटिक लायंस रोम द सैंक्चुरी. अब यहाँ पर क्या होगा इसकी पैसिव वॉइस? पहली चीज तो ये देख लो, ये एक्टिव है या पैसिव है. तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लॉयंस की बात हो रही है, यानी कि लॉयंस ही इस चीज का सब्जेक्ट है. द मजेस्टिक एशियाटिक लॉयंस रोम द सैंक्चुरी. उन्होंने सैंक्चुरी में क्या किया? रोम किया, यानी कि दौड़े चले वो लोग, है ना. रोम का मतलब होता है चलना, दौड़ना, फिरना, यही सब होता है इसका मतलब. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट को ही हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो वॉइस हमारी कौन सी हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी. अब हमें इसकी पैसिव वॉइस बनाते टाइम अपने ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखना है. तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पर, बट अभी क्या लेना है? ऑब्जेक्ट है क्यों नहीं? आपका सेंचुरी क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. ठीक है, आप देखते हैं. The Asiatic lions which are majestic roam the sanctuary. यही बात यहाँ पर घुमा फिरा के बोल दी गई है, तो आंसर नहीं होगा. The sanctuary is the place where the majestic Asiatic lions roam. सही लग रहा है मुझे. वो सेंचुरी वही जगह है जहां पर मजेस्टिक एशियाटिक लॉयंस क्या करते थे? घूमते थे. तो आंसर था ये, द सेंचुरी इज रोम्ड बाय मजेस्टिक लॉयन. अब ये जो सेंटेंस है ये तो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? सेंचुरी इज रोम्ड, सेंचुरी को घूमा गया, नहीं सेंचुरी में घूमा गया, तो यहाँ भी आंसर नहीं होगा. ठीक है, द मजेस्टिक एशियाटिक लॉयंस हैव बीन. क्यों हैव बीन लगाएंगे? आपको पता है ना कि आप एक्टिव पैसिव में हैव बीन और हैज बीन और इज एम आर कब यूज करते हो, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं 20 पे. हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंड मदर? नवनीत आस्क्ड हर. नवनीत ने पूछा कि आपकी ग्रैंड मदर का एज क्या है. नवनीत ने ऐसा पूछा कि आपकी ग्रैंड मदर का एज क्या है, तो नवनीत आस्क्ड. ठीक है, दिक्कत की बात नहीं, आस्क्ड है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएंगे. नवनीत आस्क्ड हर. ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर हर आया है. अब यहाँ देखो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो हम क्या बोलते हैं ना कि जब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड को पहले ले लेते हैं, उसके बाद अपने सब्जेक्ट को लेते हैं, फिर हम वर्ब को लेते हैं, बाद में अदर सेंटेंसेस को हम यूज करते हैं. तो यहाँ पर देखेंगे हाउ ओल्ड हो गया हमारा. ठीक है, और हमने सब्जेक्ट अपना ग्रैंड मदर ले लिया, लेकिन इज का यूज किया, जबकि ये सेंटेंस तो पास्ट में है, तो इसको किस में जाना था? पास्ट में जाना था. यहाँ हैज बीन होगा, ये भी गलत है. इज यूज हुआ है तो मतलब ये पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा. अब यहाँ देखो वॉच का यूज किया गया है, तो ये सेंटेंस आपका यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है. ठीक है, हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंड मदर? हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंड मदर, ये पास्ट में है ना, देख सकते हो ये पास्ट में है, ये पास्ट में है. ठीक है, अगर ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में जाना चाहिए, तो ये पास्ट में गए, यानी कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन गाइस एकदम करेक्ट हो जाता है. तो आपका यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए. एब्सोल्युटली ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड द थिंग दैट आई टोल्ड यू कि आपको क्या क्या चीजें हैं, हाउ कैन यू एक्सेस द कोर्सेज एंड हाउ यू शुड स्टार्ट योर स्टडी फॉर अपकमिंग एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन. सो आपको जो भी मैंने डिटेल्स बताए हैं उन सभी डिटेल्स को आपको फॉलो करना है अगर आप चाहते हो बेहतर तरीके से सक्सेस अटेंड करना. एंड द वे आई explained the questions, you have to guys follow those ways for solving the questions in your exam. आप अगर इस तरीके से काम कर रहे हो सो एब्सोल्युटली आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो अपने एग्जाम में. सो आज के लिए गाइज इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज. थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज.